Assalamu alaikum, dear students. The topic of today's lesson is archaeological treasures of Pakistan. Archaeology basically is the study of the ancient places, ancient sites, ancient antique objects. जितने भी आसार कदीमा होते हैं हिस्ट्री से माजी से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी प्लेसेस होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हमारे पास रिमेन्स मौजूद हैं, खंडरात की शक्ल में हैं या वो कुछ एंटीक पीसेस की शक्ल में हैं, वो सब के सब जब हम स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, उनकी हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि ये किस कौम से ताल्लुक़ रखती है, ये चीज़ कितनी पुरानी है, तो ये सारी की सारी जो स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स हैं उनके बारे में। द आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट ओनली रिच एंड वेरिड, कि पाकिस्तान के जो आसार कदीमा के ख़जाने हैं वो ना सिर्फ रिच यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट सम ऑफ दीज आर हाईली इम्पॉर्टेंट टू द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। यानी ना सिर्फ उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है बल्कि वो जो इंसानी तहजीब है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एज समटाइम्स हैपन्स, valuable monuments and remains have suffered from neglect or vandalism। वैंडलिज्म बेसिकली ये होता है कि एक अच्छी खासी चीज़ है और उसको आप अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या बस अपनी आप जो है ना वो जहनीत की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से आप अगर उसको तबाह कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वैंडलिज्म, कि एक अच्छी खासी चीज़ हो और उसको आप ख़राब करके रख दें। तो एज समटाइम्स हैपन्स, जैसा कि आमतौर पर होता है, वैल्यूएबल मोन्यूमेंट्स यादगारें, एंड रिमेन्स यानी कि बाकियात, जो पुराने जो लोग थे, बादशाह थे, उनकी बनाई हुई चीज़ें थी जो टूट फूट गई हैं लेकिन उसका कुछ हिस्सा बाकी है तो उसको हम रिमेन्स कहते हैं। हैव सफर्ड फ्रॉम निगलेक्ट और वेंडलिज्म, बट इन रिसेंट ईयर्स there had been a rising interest in the subject and valuable work is steadily मुस्तकिल मिजाजी के साथ going on। No doubt, the best known of all Pakistan's archaeological centers is that of Taxila, about 30 miles northwest of Rawalpindi. It is celebrated not only for the richness of what it has yielded। yielded का मतलब होता है मतलब जैसे मक्खन हम निकालते हैं या जैसे फसल में से हम जो अनाज उठाते हैं तो उसको यील्ड यानी कि किसी चीज़ का खमीर निकालना, उसका जो है वो मादा निकाल लेना कि तो, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड इस मीनिंग में यूज़ हुआ है कि ये जो टेक्सला की जगह है इट इज़ सेलिब्रेटेड नॉट ओनली फॉर द रिचनेस ऑफ व्हाट इट हैज़ यील्डेड, के जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये सिर्फ उनकी वजह से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फॉर इट्स एसोसिएशन विद अलेक्जेंडर एंड विद अशोका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ एंटिक्विटी इन द सब कॉन्टिनेंट। ये सिर्फ अपना जो कल्चर है, जैसे यहाँ पे आप ये धर्मा राजी का देख सकते हैं, टेक्सला के अंदर ये एक मकाम है। आप इसको अगर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप इसको लाजमी विज़िट भी करें। तो ये सिर्फ अपनी जो रिचनेस है कल्चर की उसकी वजह से भी मशहूर नहीं है बल्कि इसकी जो निस्बत है, इसकी जो एसोसिएशन है सिकंदर आज़म के साथ और अशोका के साथ, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देर आर 4 साइट्स एट टेक्सला विच बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म एंड द सीट ऑफ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी अ थ्राइविंग सिटी। थ्राइविंग सिटी बहुत जो है ना वो जगमगाता और ज़िंदगी से भरपूर सिटी। व्हेन अलेक्जेंडर केम इन 325 BC, यानी कि 325 BC में जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था तो उस वक्त टेक्सला ऑलरेडी एक थ्राइविंग सिटी था, यानी कि एक हंसता बसता शहर था। टेक्सला पास through a series of extraordinary changes after Alexander Chandragupta set up the Mauryan Empire in India and his grandson Ashoka, who later established Buddhism throughout the subcontinent, went there। यानी पहले यहाँ पे सिकंदर आज़म आया, उससे पहले भी बहुत सारे बादशाह आते रहे हैं लेकिन सिकंदर आज़म एक अहम और बहुत मशहूर बादशाह है जो यहाँ पे आया, और उसके बाद अलेक्जेंडर के बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो था जिसने मौर्यन सल्तनत की बुनियाद रखी थी इंडिया में, वो आया। फिर उसका बेटा अशोका, जिसको अशोक आज़म भी कहा जाता है, बहुत बड़ा बादशाह था और हिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा नाम है, तो वो यहाँ पे आया और उसने यहाँ पे अपना एक टेंपल भी बनाया। ये जो आप टेंपल तस्वीर में देख सकते हैं धर्मा राजी का, ये टेंपल उसने जो है यहाँ पर आकर बनवाया था। अशोका हु लेटर एस्टैब्लिश्ड बुद्धिज्म थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट वेंट देयर। अ थर्ड टेक्सला नोन एज सिरकप was built by Scythian invaders who followed the Mauryan dynasty।
तो मोरियन जो डिनेस्टी थी उसका जब इख्तिताम हुआ तो उसके बाद जो सिथियंस थे वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भी इसको अपना जो है वो अपना मस्कन बनाया, यहाँ पे वो लोग रहे। तो जब इतने बड़े बड़े बादशाह जो थे वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने हुकूमत की और अपना कल्चर यहाँ पे प्रमोट किया, तो उससे एक यहाँ पे रिचनेस भी आई कल्चर के अंदर। जब डिफरेंट जगहों के लोग किसी जगह पे आके रहते हैं तो वहाँ का कल्चर जो होता है वो इन्हेंस होता है। वन ऑफ द स्पेशल मेरिट्स, मेरिट्स खूबी, one of the special merits of what has been discovered at Texla is that unique contribution to the world's artistic treasure, the art of Gandhara, a splendid fusion, fusion imtizaj यानी कि जो mixture होता है, a splendid fusion of Buddhist art with Mediterranean, first Greek and later Roman influences, के पहले यहाँ पे यूनानी आए यानी कि अलेक्जेंडर आया और उसके बाद फिर रोमन्स यहाँ पे आए जो कि मेडिट्रेनियन सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बहीरा रूम है, मेडिट्रेनियन सी जो है उसके किनारे पर ये दोनों कंट्रीज़ वाक़ हैं। इटली भी और जिसका सोबा है रोम, और उससे पहले रोमन एम्पायर था बेसिकली, और ग्रीक जो है ये भी मेडिट्रेनियन जो सी है उसके रीजन में आता है। तो यहाँ पे एक तो बुद्धिस्ट आए, ठीक है, तो बुद्धिज़्म का भी यहाँ पे एक कह लें कि यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस था, और जो मेडिट्रेनियन कंट्रीज़, मेडिट्रेनियन रीजन के जो लोग आए, यहाँ पे यूनानी आए, फिर बाद में रोमन्स आए, तो उनके आपस में फ्यूजन से एक तहजीब ने जन्म लिया जिसको हम गंधारा तहजीब कहते हैं। Producing a style of great verse to be found nowhere else, Gandhara is the name of the area around Peshawar which became particularly associated with Buddhism, especially by reason of the work in the 1st century AD of Buddhist scholars who prepared texts associating local sites with previous incarnations. incarnations जो पत्थरों के ऊपर या पत्तों के ऊपर या जो जानवरों की जो खाल होती है उसके ऊपर जो लिखे हुए अल्फाज होते थे उनको इनकारनेशंस कहा जाता था। यानी कि किसी चीज़ को जब आप तहरीर को कुंदा करके लिखते हैं, यानी कि आप किसी पत्थर के ऊपर खुरेद के लिखते हैं या किसी चमड़े के ऊपर लिखते हैं, तो उनको इनकारनेशंस कहा जाता है। तो चूंकि जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया, दिस गेव अ सेक्रेड कैरेक्टर टू द रीजन एंड अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी विच succumbed to the invasions of the white Huns in the 5th century AD। तो 5वीं सदी AD में जब हुन्स आए, ठीक है, तो उसके जो हुन्स थे उनके ज़ेरे तसल्लुत आ गए फिर ये सारे लोग। लेकिन इस सारे खित्ते को इसलिए भी अहमियत हासिल रही क्योंकि जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे वो यहाँ पे रहे और यहाँ पे रहकर उन्होंने अपनी जो दीनी किताबें थी उनको उन्होंने तहरीर किया, तो इसलिए भी इस खित्ते को बड़ी अहमियत हासिल रही। नेक्स्ट, परहैप्स इन फेम बट सर्टेनली नॉट इन्फीरियर इन इम्पोर्टेंस, इज़ मोहेंजोदाड़ो अबाउट 60 माइल्स फ्राम सक्कर इन सिंध। तो दूसरा जो अहम मकाम है जो शायद इतना मशहूर नहीं है टेक्सला जितना, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस टेक्सला जितनी ही है, वो कौन सा है, वो मोहेंजोदाड़ो है, और ये सक्खर से 60 मील दूर है और ये सिंध में है। मोहेंजोदाड़ो इज़ ओनली वन बट अनडाउटेडली द बेस्ट नोन ऑफ द साइट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट इज नाउ रिफर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब टेक्सला जो है ये गंधारा सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और मोहेंजोदाड़ो जो है ये वादी सिंध की जो तहजीब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। दिस एंशियंट क्रेडल, क्रेडल बोलते हैं पिंगूड़े को, यानी कि जो गहवारा होता है, दिस एंशियंट क्रेडल ऑफ सिविलाइज्ड मैन गोज बैक टू अबाउट 5000 ईयर्स टू द सेकेंड एंड थर्ड मिलेनिया BC, कि ये इसकी जो हिस्ट्री है वो 5000 साल पहले से शुरू होकर दूसरी तीसरी सदी ईसवी जो है इस तक फैली हुई है, यानी कि इतना लंबा इसका ड्यूरेशन है। यानी अब अगर हम बात करें तो 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये 2020 में आप जो दूसरी हिजरी थी, यानी कि सॉरी दूसरी जो ईसवी सदी थी, दूसरी तीसरी, यानी कि आप अगर 2030 है तो ये तीसरी तक की बात करें तो 17,000 साल हैं, वो आप निकाल दें और उससे बैक आप जाएं तो 5000 साल जो लंबी है इनकी तहजीब की हिस्ट्री। इज देयरफॉर कंटेम्परेरी विद द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ मेसोपोटामिया विद विच इट इज़ ऑफन कंपेयर्ड। तो ये जो मोहेंजोदाड़ो की तहजीब है इसको मेसोपोटामिया की जो तहजीब है जिसको प्री हिस्टोरिक साइट्स में से तस्वुर किया जाता है, और प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि जहाँ से इंसान की जो नॉन हिस्ट्री है, यानी कि मालूम तारीख इंसान की जहाँ से शुरू होती है, उससे पहले का जो दौर है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि किस तरह के लोग थे, कैसे रहते थे, कौन सी ज़बान बोलते थे, तो वो जो सारी हिस्ट्री है जो अभी तक जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, वो सारी की सारी प्री हिस्टोरिक, यानी कि हिस्ट्री के स्टार्ट होने से पहले का जो दौर था। तो ये जो मोहेंजोदाड़ो की तहजीब है इसको प्री हिस्टोरिक साइट्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है, यानी कि इतनी पुरानी है।
द डिस्कवरी इज अ कंपैरेटिवली रीसेंट वन। ये जो मोहनजोदाड़ो है इसकी डिस्कवरी इतनी पुरानी नहीं है, रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है, एंड इट इज़ ड्यू टू द वर्क ऑफ सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली इसने टेक्सला में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें डिस्कवर की हैं, मोहनजोदाड़ो में भी की हैं, भंभोर में भी की हैं, इसके अलावा हड़प्पा में भी इसने बहुत ज़्यादा काम किया। इसका स्पेशली जो ज़्यादा काम था वो हड़प्पा में था। सो जॉन मार्शल whose इंटरेस्ट वाज अराउज्ड बाय द डिस्कवरी एट हड़प्पा इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट नाउ साहिवाल, साहिवाल जिसका पुराना नाम मोंटगोमरी है, ऑफ सम सील्स ऑफ अपेरेंटली प्री हिस्टोरिक ओरिजिन। तो वहाँ पे जब हड़प्पा पे ये लोग जो है वो खुदाइयाँ कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको एक प्री हिस्टोरिक ओरिजिन का कोई सील्स यानी कि मोहरें इनको वहाँ पे मिली। इन 1922 एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड सम सिमिलर सील्स विद while investigating a Buddhist stupa of Kushan period at Mohenjo-daro। अब यहाँ पे इनको साहिवाल में कुछ सील्स मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसी से मिलती जुलती कुछ चीज़ें जो हैं वो 1922 में एक इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के किसी आदमी को, किसी ऑफिसर को मोहनजोदाड़ो के मकाम पर सिंध में भी उससे मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मिलती हैं। इन द फॉलोइंग ईयर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वर कैरिड आउट। द रिजल्ट्स वर नॉट अनड्यूली इंटरेस्टिंग बट मार्शल वाज सफिशिएंटली कन्विंस्ड ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल नेचर ऑफ हिज suspicions to carry on the work under his own direction during the following years and with most rewarding consequences। अच्छा, अब जब सिंध में भी उसी से मिलती जुलती, मोहनजोदाड़ो के मकाम पर भी उसी से मिलती जुलती सील्स जब मौसूल हुई जैसी हड़प्पा में मौजूद थी, तो उससे इनका इंटरेस्ट जो था वो हड़प्पा की जानिब भी बढ़ा, और फिर इन्होंने जब हड़प्पा को मजीद एक्सप्लोर किया तो इन्हें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली। अब वो जो चीज़ें मिली वो क्या थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द मोहनजोदाड़ो डिस्कवरी इज इट्स कन्फर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस of an established civilization in the Indus Valley region before the arrival of Aryan invaders। अब पहले ये तस्वर किया जाता था, ये एक जो है ना वो थेरी थी कि ये जो बर्रे सगीर है इसके सबसे पुराने जो बाशिंदे हैं, सबसे जो पुराने इसके इन्हेबिटेंट्स हैं वो आर्यंस हैं। कि आर्यंस जो थे ये आए यूरोप से और यहाँ पे आके इन लोगों ने रहना शुरू किया, और यहाँ से जो है वो जो बर्रे सगीर है जहाँ पे आबादी का और तहजीब का आगाज़ हुआ, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब मोहनजोदाड़ो में इन्हें ऐसी चीज़ें मिली जो आर्यंस के दौर से भी पहले की थी, तो वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया कि जिस आर्यंस इस खित्ते के सबसे पहले बाशिंदे हैं। द मेजरमेंट ऑफ स्कल्स शोज 4 डिस्टिंक्ट एथनिक categories of which one belongs to the Mediterranean classification, the Alpine and Mongolian type have been identified, and also the Proto-Australoid group टिपिकल ऑफ एबोरिजिनल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। तो अब जब वो जो वहाँ पे जो स्कल्स मिली हैं उनका जब मुशाहिदा किया गया तो पता चला कि ये तो किसी एक खित्ते के लोग ही नहीं हैं, ये तो इसमें तो मेडिट्रेनियन भी जो है ना वो टच आता है, इसमें एल्पीन जो मतलब ये रोम के सॉरी इटली और जर्मनी के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है, मंगोलियन जो है वो जो स्कल एक फीचर है या स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर शो हो रहा था। और इसके अलावा जो पुराने जो जंगली जो ग्रोह थे जो साउदर्न और सेंट्रल इंडिया में रहते थे, उनके ट्रेसेस भी उन स्कल्स के अंदर शो हुए। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया कि आर्यन से के यहाँ आने से पहले भी यहाँ पर कोई कौमें रहती थीं, और वो कौमें यहाँ पे बहुत पुराने अरसे से रह रही थीं, और वो कोई एक कौम नहीं थी बल्कि वो मुख्तलिफ कौमों के लोग थे। तो उससे फिर ये एक अंदाज़ा लगाया गया कि इसका मतलब है कि आर्यान से पहले भी यहाँ पर ज़िंदगी और तहजीब का हमें एक निशान मिलता है। All these circumstances led to a very interesting speculation अंदाज़ा, but a great deal remains to be done. Sites have in recent years been investigated which may even antedate the Mohenjo-daro remains, as for instance that the Kot Diji near खैरपुर। अब खैरपुर जो तहसील है सॉरी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध की, वहाँ पे कोट दीजी के मकाम पर भी इसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर हुई हैं। एट प्रेजेंट अ सीरियस डिफिकल्टी स्टैंड्स इन द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, नेमली द प्रॉब्लम ऑफ अनलॉकिंग द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होता है? एक ऐसी तहरीर जो तस्वीरी शक्ल में लिखी जाती है, यानी तस्वीरों की शक्ल में जब आप अपनी तहरीर को लिखते हैं तो उसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब वहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिले हैं, इनके नीचे तस्वीरें हैं और उसके ऊपर ये देखें ये तहरीर जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, अब मसला क्या है? व्हेन दिस बाय नो मीन्स सिंपल
puzzle is ultimately resolved, the results may well lead to great change in historical and archaeological theories. तो अब जब तक ये तहरीरें हमारी समझ में नहीं आती तब तक हम कोई भी अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं, लेकिन जब ये तहरीरें डिकोड हो जाएंगी और ये पज़ल जो है ये सॉल्व हो जाएगी तो फिर जो हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल जो थेरीज हैं उसके अंदर एक ट्रीमेंडस चेंज आएगा. Even more recent and of great interest to Pakistan is the work done at भंभोर. अब भंभोर ये वो जगह है जहाँ पे जो आपने सस्सी पुन्नू वाला वाक़या अक्सर सुना हुआ होगा, तो ये सस्सी जो थी ये भी क्या थी, ये शहर भंभोर जो था उसके राजा की बेटी थी. अच्छा खैर ये तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ. भंभोर जो है ये क्या है, अ साइट ऑन वन ऑफ द सिल्टेड चैनल्स ऑफ इंडस अबाउट 40 माइल्स. सिल्टेड चैनल्स जो मतलब जो साहिली इलाके हैं उनमें अबाउट 40 माइल्स फ्रॉम कराची एंड वेरी इजी ऑफ एक्सेस टू कराची ड्वेलर्स. और जो कराची के जो बाशिंदे हैं वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ तक जा सकते हैं. द पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ भंभोर लाइज इन द पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ द साइट ऑफ दीबल वेयर मोहम्मद बिन कासिम लैंडेड. तो आपने जो अक्सर तारीख की किताबों में और मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात में भी पढ़ा होगा कि दीबल के मकाम पर जो था वो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो जब अरब से आया तो वो सिंध में जब आया था तो वो दीबल के मकाम पर आया था और दीबल के मकाम पर ही वो राजा ताहिर का किला था और वो सारी बातें आपने पढ़ी होंगी. तो यहाँ पर जो भंभोर का इलाका है ये बेसिकली इसकी जो इंपॉर्टेंस है इज़ द पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ द साइट ऑफ दीबल वेयर मोहम्मद बिन कासिम लैंडेड. कि वो जो दीबल का मकाम था जहाँ पे राजा ताहिर का वो उन्होंने किला जो था वो भी तबाह किया था, तो वो ये भंभोर की जगह थी. द क्वेश्चन ऑफ द एक्चुअल वेयर अबाउट्स ऑफ दिस प्लेस हैज़ बिन लॉन्ग अफोर्डेड मटीरियल फॉर आर्कियोलॉजिकल डिस्प्यूटेशन. के इस पे अभी तक कोई झगड़ा सा चल रहा है, मतलब अभी तक किसी कन्फर्म हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे. एंड ऑल दो भंभोर वाज कंसिडर्ड अ पॉसिबिलिटी, सीरियस वर्क वाज नॉट स्टार्टेड देयर अंटिल 1958. यानी ये तो कहा जाता था कि शायद यहीं पर उतरे थे, लेकिन 1958 से पहले इस पर किसी ने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि मुहक्किकाना अंदाज में इसके ऊपर किसी ने कोई रिसर्च नहीं की. The results have so far been well worth the effort, and a mosque has already been uncovered which apparently dates from about 150 years after the commencement of the Muslim era, and this begins to get close to the time of Muhammad bin Qasim himself. अब वहाँ पे ना एक मस्जिद जो है वो डिस्कवर हुई है, ठीक है, जो तकरीबन यहाँ से जो है ना वो जो जहाँ से मुसलमानों की तहजीब का आगाज़ होता है यानी कि जहाँ से इस्लाम का आगाज़ होता है उसके तकरीबन 150 साल बाद की तामीर शुदा है. तो जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये मुसलमान जो आए थे वो यहीं पर ही सबसे पहले उतरे थे, क्योंकि मुसलमानों का ये एक आदत थी या एक उनका एक रिवाज था कि जहाँ पर भी वो जाते थे तो सबसे पहले वो वहाँ पे जहाँ पे भी मुसलमानों ने जो है ना वो बस्तियाँ बनाई या शहर बसाए तो सबसे पहले वो मस्जिद वहाँ पे बनाते थे, क्योंकि मस्जिद ज़ाहिर बात है वो सच्चे मुसलमान थे तो वो नमाजी भी थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे. हम तो खैर अब सबसे पहले वहाँ पे जो है ना वो पार्क बनाते हैं और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो वो जो मुसलमान थे वो सबसे पहले मस्जिद बनाते थे. तो इससे भी हमें एक अंदाज़ा लगता है कि शायद ये मोहम्मद बिन कासिम के की ही कोई मस्जिद हो. बट इट सीम्स द साइट में वेल यील्ड अ गुड डील मोर देन दिस, एंड एट द प्रेजेंट स्टेज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से हाउ फॉर द डिगिंग में एक्सटेंड. लेकिन ये मस्जिद हमें मिली है, लेकिन ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से हमें बहुत सी और भी चीज़ें उनके बारे में भी हमें पता चलेगा. वर्क इज़ ऑल्सो टू बी डन एट Brahmanabad, about 43 miles nearest of Hyderabad, where Dahir Muhammad bin Qasim's adversary made his last stand. Adversary दुश्मन. तो जो बरहमनाबाद का एक मकाम है वहाँ पर भी खुदाई और इस तरह की जो डिस्कवरीज हैं, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, उसको करने की ज़रूरत है. और बरहमनाबाद के बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह थी जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर जो था उनका आखिरी जो उनका जो एक टाकरा हुआ था, आखिरी जो लड़ाई हुई थी वो इस मकाम पर हुई थी. द एब एंड फ्लो नशेब फराज को कहा जाता है. द एब एंड फ्लो ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री, have left their various marks on the antiquities of Pakistan. Of Buddhist memorials perhaps enough has been said, although it deserves to be added that they are not confined to the northwest but extend down to Sindh, and at Mirpur Khas east of Hyderabad Buddhist seal of the 7th and 8th centuries AD have been discovered. कि जो 7वीं और 8वीं जो सदी है उस तक जो है उस दौर तक की जो मोहरें हैं वो मीरपुर ख़ास में और हैदराबाद में और जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे डिस्कवर हुई हैं. सम ऑफ द मोन्यूमेंट्स अनएलॉयड एलॉयड का मतलब होता है जिसके अंदर मुलम्मा कारी की गई, जिसके अंदर कोई मिलावट की गई, और अनएलॉयड जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो. सम ऑफ द मोन्यूमेंट्स अनएलॉयड रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ द कंट्री वेयर दे ओरिजिनेटेड. द सेलिब्रेटेड
tiled mosques and tombs of Thatha are as purely Iranian as if they had been transplanted. ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो बहुत प्योर हैं, कि जिसके साथ हम बड़ी आसानी के साथ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ठट्ठा के अंदर जो मस्जिदें हैं और जो मकबरे हैं, उसके अंदर जो ईंटें और टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, वो उनको देखते ही पता चल जाता है कि ये ईरानियन जो है वो आर्किटेक्चर है। However, despite the interest and importance of all these things, it is probable that the part of Pakistan's antique monuments which excites the principal interest is that associated with the Mughals. ठीक है, कि ठीक है, इसमें मतलब पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें हमने जैसे जो है वो टेक्सला की बात की कि वहाँ पे ग्रीक्स आए, रोमन्स आए, और मतलब हिंदूज जो चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोका था वो आए। फिर उसके बाद हमने मोहनजोदाड़ो की बात की जो प्री हिस्टोरिक एरा का एक पॉइंट है। फिर उसके बाद हमने बम्बोर की बात की जहाँ पे राजा ताहिर और मोहम्मद बिन कासिम की। वो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आइकॉनिक एंड आइडेंटिकल जो आर्कियोलॉजिकल ट्रायर्स हैं वो क्या हैं, वो किस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं? वो मुगल्स के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। दिस seems to be so not merely because of the importance and comparative nearness of that dynasty to our time, but also for the more obvious reason that their monuments are not surprisingly in a better state of preservation and are more accessible. अब उसकी एक तो ये वजह हो सकती है मुगल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट होने की। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो चूंकि उनका ज़माना करीब है, ये रिसेंटली ही ये मुगल यहाँ से गए हैं। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जो उनकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना, जैसे शाही कला है, और इसके अलावा मतलब शालामार बाग है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, इसके अलावा जो दूसरे रोहतास का किला हो गया, ठीक है, और फोर्ट मनरो हो गया, इस तरह की जो लाल हवेली हो गई, लाल किला हो गया। तो एक तो यह है कि ये क्योंकि करीब के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी बात यह है कि दे आर इन अ बेटर स्टेट ऑफ प्रेजर्वेशन एंड आर मोर एक्सेसिबल, कि एक तो इनको एक्सेस करना भी ईजी है, और दूसरा यह है कि ये एक अच्छी हालत में, निस्बतन अच्छी हालत में मौजूद हैं। यानी वो जो ठट्ठा वाली बम्बोर वाली मस्जिद है, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं बादशाह मस्जिद के साथ, तो बादशाह मस्जिद ज़्यादा जो है ना वो बेहतर हालत में मौजूद है। In this respect, Lahore, although an ancient city is richly endowed, much certainly has suffered during the disturbed times that followed the decline of the Mughals, and more particularly during the anarchic state of Punjab after the death of Ranjit Singh. But there is still a great deal to reward the sightseer. के लाहौर में राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद और फिर वो जो पार्टीशन वाला टाइम था, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो मुनहदिम भी हुई, मतलब जो है ना वो तबाह भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में अभी भी बहुत कुछ देखने के लिए मौजूद है। हेयर पर्टिकुलरली विल बी नोटिस द स्टाइल विच ग्रू आउट ऑफ द आर्किटेक्चरल ambitions of the conquering Mughals and the skills of the Hindu stone carvers and masons applied to the palaces, gardens and tombs which the new rulers built. अब जो मुगल्स थे उनको वैसे ही एक शौक था तामीर इमारतें बनाने का और कले वगैरह बनाने का, तो उनको खुशकिस्मती से जो हिंदू जो स्टोन कार्वर्स थे, क्योंकि हिंदू आपको पता है मुजस्मा साजी में उनका एक शुरू से मतलब वो इनके मज़हब का एक हिस्सा है मुजस्मे बनाना और भगवान और बुत बनाना, तो वो कल्चर तो पहले से मौजूद था और मुगलों को वैसे ही शौक था। तो ये एक तरह से कह लें कि सोने पे सुहागा हो गया कि मिस्त्री उनको अच्छे मिल गए जो बड़े माहिर मुजस्मा साज थे और मुगलों का शौक था। तो उससे फिर क्या हुआ कि बड़े मज़ेदार किस्म के उन्होंने महल बनवाए, उन्होंने बाग बनवाए और मकबरे बनवाए। दिस इज़ फ्री यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म एंड द prolixity of detail is unmistakably Hindu in style as well as in conception. अब उसके ऊपर आप अगर जाके देखें शाही कला को आप विजिट करें, उसके अंदर जितने भी शीश महल है बाकी महल हैं, तो उसके अंदर वो जो ऊपर जो है ना वो डिज़ाइन बने हुए हैं और जो तस्वीरें वगैरह बनी हुई हैं, तो उसके अंदर आपको हिंदू कल्चर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, यानी कि जिस तरह हाथी है, हाथियों की तस्वीरें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। अब हाथी भी हिंदुज़म के अंदर बड़ा सेक्रेड है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो तस्वीरें बनी हुई हैं उसके अंदर भी आपको हिंदुज़म और पुरानी जो बड़े सगीर का जो कल्चर है वो उसके अंदर आपको उजागर होता है। Most visitors to Lahore will wish to see the old city, the fort, यानी कि पुराना शहर देखें, आप शाही कला देखें, the Badshah Mosque, one of the most important monuments of Aurangzeb's time, and the houses of some of the great families which once flourished there. Some of the old buildings have been put to use very different from those for which they were once intended. तो कुछ बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके और उनको रिस्ट्रक्चराइज करके उनको जो है ना वो रीयूज भी किया जा रहा है। अच्छा, one such is the tomb built for Anarkali, the tragic maiden named Pomegranate Flower, यानी कि अनारकली, who had a love affair with Prince Salim. When he became emperor and adopted the name Jahangir, he built a tomb over her burial place
with an inscription मतलब उसके ऊपर जो है ना वो आप लिखवाते हैं जो inscription testifying to his love. Later in the declining days of the Mughals, the building was used for residential purposes and was once occupied by Ventura, the Italian soldier of the fortune who served as one of the Ranjit Singh's generals. तो वेंचुरा जो था जो रंजीत सिंह के जर्नैलों में से एक जर्नैल था, तो उसने उस जो अनारकली का मकबरा था उसको अपनी रिहाइश गाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया. इट इज़ नाउ यूज टू कीप आर्काइव्स इन एंड इज़ वेल वर्थ अ विजिट. तो ये भी एक काबिल दीद जगह है. तो लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. लेसन आज का लंबा हो गया बट क्या कर सकते हैं. Question number 1 is that what are the most important archaeological sites of Pakistan? What light do they throw on antiquity in the part of the world? Pakistan owns several archaeological treasures. Texla, Mohenjo-daro and Bambor are the most important sites of archaeological nature. They reflect not only the richness of culture and civilization in antiquity but also the association of their treasures with great emperors like Ashoka, Alexander and Muhammad bin Qasim. These sites have strong ties with religion like Buddhism and Islam. They have expressive of Gandhara and Indus civilization, which are considered some of the most ancient and iconic civilizations of human history. What is the importance of Texla as an archaeological site? Texla is a memorial of the world's most important and unique artistic treasure. Texla is considered the cradle of Gandhara civilization, which was the fusion of Buddhist art with Greek and Roman art. Texla has been a great fascination to archaeologists as its roots go back to Alexander the Great and Ashoka. It has been one of the most primitive Purani and rich cultures with distinctive flavors of civilization and religion. What is the one of the most important aspect of the discovery of Mohenjo-daro? Mohenjo-daro is one of the best known sites which are known as the integers of Indus Valley civilization. The discovery of Mohenjo-daro is the revelation of the fact that an established and organized community existed before the advent of Aryan invaders. It also confirms that more than one ethnic groups like Alpine, Mongolian and Proto-Australid lived there, making Mohenjo-daro an arch of prehistoric era. Question number 4 is that where is Bambor and what is its archaeological interest? Bambor is located on one of the silted channels of the Indus around 40 miles away from Karachi. The most interesting feature of this site is the plausibility of its being the site of Tibal, where the great emperor Muhammad bin Qasim landed. An excavated mosque of that period is also discovered on this site. Okay, question number 5 is that discuss the importance of archaeological treasures that belong to the Mughal period. Many of the monuments of Pakistan and India are the treasures belonging to the Mughal emperors. These historical sites excite the visitors because they are a wonderful fusion of Indian and Turkish architecture. They reflect the grandeur of Mughal emperors and are a living sign of Muslim history and golden era of Islamic rule over the subcontinent. So that is the end of today's lesson, ladies and gentlemen. Inshallah, in next class we will be discussing chapter number 6.2, the Renaissance or the Renaissance. That is also a very important chapter and very important lesson. So take care of yourself. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. Thank you so much. Allah Hafiz.